नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और तीन खबरें हम आपको बताएंगे। सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे महाराष्ट्र से है, जहां मराठी भाषा को लेकर फडणवीस कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया। महाराष्ट्र के सरकारी दफ्तरों में अब मराठी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। दूसरी खबर हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से है, जहां सीधी जिले के चुरहट में सरकार कर्मचारियों को रिटायरमेंट का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा ने वर्दी का रौब झाड़ा और 3 लोगों को जेल भेज दिया। तीसरी खबर है छत्तीसगढ़ से जुड़ी, जहां नए डीजीपी को लेकर फिलहाल असमंजस बरकरार। इन तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि दफ्तरों में मराठी जो भाषा है वो अनिवार्य की जा रही है। मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि सरकारी दफ्तरों में अब मराठी भाषा अनिवार्य होगी। सरकारी दफ्तरों में कम्युनिकेशन में भी मराठी भाषा में ही होगा। और इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो कंप्यूटर सरकारी दफ्तरों में हैं उनमें मराठी कीबोर्ड होना ही चाहिए। इस संबंध में जारी सरकारी प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि स्थानीय स्वशासन, सरकारी नियमों और सरकारी सहायता प्राप्त प्रतिष्ठानों में मराठी बोलना अनिवार्य होगा। जीआर में चेतावनी दी गई है कि दोषी अधिकारियों को अनुशासनात्मक कार्रवाई का भी सामना करना होगा। और इतना ही नहीं, सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले विजिटर्स के लिए भी मराठी में ही बातचीत करना अनिवार्य होगा। हालांकि उन लोगों को इससे छूट मिलेगी जो ये भाषा नहीं बोलते हैं, जो विदेशी हैं या फिर महाराष्ट्र के बाहर के गैर मराठी भाषी हैं। ये भी बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया था और इस पर बोलते हुए सीएम ने यह भी कहा कि मराठी हमेशा से ही शास्त्रीय भाषा रही है, लेकिन अब इसे आधिकारिक पहचान भी मिल गई है और उल्लंघन जो करेगा उस पर एक्शन भी लिया जाएगा, कार्रवाई होगी। यानी कि महाराष्ट्र के सभी सरकारी दफ्तरों में खासतौर से मराठी भाषा को अनिवार्य किया गया है। फडणवीस सरकार का ये बड़ा फैसला सामने आया है। इस आदेश को सभी को मानना होगा। नए नियम के अनुसार सभी सरकारी कर्मचारियों को मराठी भाषा में ही बात करना होगा, काम भी करना होगा और लोगों से बातचीत भी उन्हें सिर्फ और सिर्फ मराठी भाषा में ही करनी होगी। तो ये सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और नगर निगम कार्यालयों में मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने यह फैसला मराठी भाषा को बढ़ावा देने के लिए किया है। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार मुंबई से हमारे साथ विजय सिंह जी जुड़ गए। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से बात करें, महाराष्ट्र सरकार की 12 मार्च 2024 का वो वक्त था जब प्रशासन ने इस प्रकार का निर्णय लिया लैंग्वेज को लेकर, जिसके तहत बाकायदा एक पॉलिसी ड्राफ्ट तैयार किया गया और अब इसमें अंतिम मोहर लग रही है, यानी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आखिरकार क्यों ये फैसला लेना पड़ रहा है? इसकी कोई खास वजह आपको लगती? इसकी कोई खास वजह मुझे लगती नहीं, इसकी कोई जरूरत भी नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे सरकारी कार्यालयों में लोग पहले से ही मराठी बोलते हैं। मराठी जो कर्मचारी अधिकारी है वो मराठी में ही बात करते हैं, हिंदी अंग्रेजी तो बोलते नहीं। तो मुझे तो इसका कुछ जरूरत समझ में नहीं आई। यही है कि मुंबई में, महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर भी चुनाव होने वाले हैं। 29 महानगर पालिकाओं की और जिला परिषद की और नगर पंचायत के, मतलब महाराष्ट्र की आधी आबादी शहरों में रहती है। तो आप ये कह सकते हैं कि 50% लोगों का चुनाव होने वाला है। तो एक चुनावी गणित हो सकता है, इसके अलावा इस तरह के आदेश की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन विजय जी देखिए, अगर हम महाराष्ट्र की ही बात करें तो सरकारी ऑफिसेस हैं जहां पर गैर भाषी यानी कि गैर मराठी भाषी लोग भी काम करते हैं, और ऐसे में कम्युनिकेशन फिर कैसे होगा? बोलचाल की भाषा का भी जिक्र हो रहा है और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होंगे उसमें भी मराठी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना होगा। तो दिक्कतें बढ़ती हुई नजर आएंगी? नहीं, अभी तो पहले से होता है। सारे कामकाज जो है मराठी में ही होते हैं। मैं तो 20 साल से मंत्रालय बीच कॉल कर रहा हूँ। वहाँ तो हर काम मराठी में ही होता है। जितने प्रेस नोट निकलते हैं, जितने ऑर्डर निकलते हैं, शासनादेश सब मराठी में ही निकलते हैं। और जहाँ तक रही गैर हिंदी भाषी जो काम करते हैं, उनको सबको मराठी आती है। जिसको मराठी नहीं आती है वो सरकारी कार्यालयों में उसको नौकरी नहीं मिलेगी, उसको काम ही नहीं मिलता। जो IAS IPS आते हैं उसमें शर्त रहती है 3 महीने के अंदर आपको यहाँ की भाषा सीखनी पड़ेगी। और यहाँ तो कई ऐसे बहुत से गैर मराठी भाषी जो बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं। तो इसकी कुछ जरूरत नहीं थी और कोई नई बात नहीं है। सरकारी कार्यालयों में हमेशा से मराठी अधिकारी, मराठी कर्मचारी मराठी बोलते हैं। और उसमें भी है कि जो गैर मराठी भाषी है और विदेशी है वो
और दूसरी भाषा बोल सकते हैं। लेकिन विजय जी फिर ये क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि आपने कहा कि सारे लोग जो हैं वो इसी तरह से काम करते हैं, तो फिर आखिरकार इसकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है? और ये भी कहा जा रहा है कि अगर नहीं बोलेंगे तो फिर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी तैयार रहना होगा। क्या उल्लंघन कर रहे थे ये लोग? चुनाव आने वाले हैं, विपक्ष में जो उद्धव की शिवसेना है वो फिर से मराठी बात पे आ गई है, जिससे उनको विधानसभा चुनाव में झटके मिले हैं, फिर से मराठी का हलापने लगे हैं उद्धव सेना। तो उनको काउंटर करने के लिए ये शिंदे की जो शिवसेना है इसने किया है। वो जो विभाग है वो भी शिंदे सेना के पास ही है, मराठी भाषा विभाग है यहाँ पे, वो उन्हीं की पार्टी के पास है, इसलिए वो चुनावी लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। विजय जी, और ये भी जरूर बताइए, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये भी कहा जा रहा है कि वो पहुंच नहीं रहे हैं मीटिंग में, कहीं ना कहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? हाँ, लगातार वो कभी पिछले कैबिनेट में भी नहीं थे। कल उन्होंने खुद जो बैठक बुलाई थी वो बैठक बाद में उन्होंने रद्द कर दिया, और तो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक बैठक बुलाई थी, उसमें अजीत पवार तो आए, इनकी कुर्सी खाली रह गई, तो वहाँ नहीं पहुंचे। लेकिन आज उनका जो कार्यक्रम आया है, आज जो कैबिनेट हुआ है 12 बजे से कैबिनेट शुरू है बैठक, उसमें वो मुख्यमंत्री उपस्थित है। तो मुख्यमंत्री नाराज बताए जा रहे हैं, और वो सरकार आने के बाद जिससे वो सोच रहे थे कि उनको फिर से मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और नहीं मौका मिला है, इससे वो नाराज तो है। तो नाराज हैं, और अब देखना होगा ये नाराजगी कब दूर होती है और किस तरह की स्थितियां बनती है। हालांकि अटकलों का बाजार इसी को लेकर गर्म हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी बातचीत करने के लिए। तो दफ्तरों में अब ये कहा जा रहा है कि अनिवार्य रूप से मराठी भाषा का इस्तेमाल होगा, चाहे वो कीबोर्ड हो, बोलचाल की भाषा हो, कोई विजिटर मिलने आता है तब भी आप मराठी भाषा में ही बात करेंगे। संवाद के लिए मराठी को पूरी तरह से अनिवार्य किया जा रहा है। तो महाराष्ट्र की एनडीए सरकार ने मानो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस तरह की भी स्थितियां एक तरफ है, तो दूसरी तरफ कम्युनिकेशन को लेकर ये जानकारी मिल रही है कि मराठी में ही अब सब कुछ होगा, यानी कि कम्युनिकेशन पूरी तरह से होगा। और चलिए अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं, जहां पर कि सावधान हो जाइए, क्योंकि अब टीआई साहब सो रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर चौंकाने वाली है। सीधी जिले के चुरहट की, जहां टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा का एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो वर्दी का रौब बकायदा झाड़ते दिखे हैं। टीआई साहब अपने बंगले पर दोपहर की देखिए नींद ले रहे थे। अचानक उनकी गली से एक डीजे गुजरता है, जिसमें टीआई साहब की नींद टूट जाती है और गुस्से में वो तमतमा जाते हैं। थाना प्रभारी बंगले से बाहर देखिए आते हैं और सबकी क्लास किस तरह से लगाते, सुनिए। कोई सरकारी जगह क्या है? कॉलोनी में सब रह रहे हैं, सो रहे हैं, और यहाँ पे जल्दी आ, यहाँ मेरे बंगले के सामने आओ जल्दी से। सुना आपने किस तरह से वो क्लास लगा रहे हैं। दरअसल घटना ये 31 जनवरी की है। चुरहट के सिंचाई विभाग के कर्मचारी गणपत पटेल देखिए रिटायर हो रहे थे। उनके बेटे आर्यन और परिवारजनों ने विदाई पार्टी रख दी। गाजे बाजे के साथ बकायदा जश्न मन रहा था, लेकिन जब डीजे के साथ काफिला टीआई पुष्पेंद्र मिश्रा के घर के सामने से गुजर रहा था, तो दोपहर में आराम फरमा रहे थे थाना प्रभारी, जिनकी नींद टूट गई, खलल पड़ गई। फिर क्या था, टीआई ने वर्दी का रौब झाड़ा, जमकर दबंगई दिखाई। रिटायर्ड कर्मचारी टीआई के सामने हाथ जोड़ते गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन साहब का दिल पसीजा नहीं। उन्होंने कर्मचारी के बेटे और 2 अन्य युवकों को बाल पकड़ा, खींचा, मारपीट की, धकेल दिया और फिर बिना अनुमति के डीजे बजाने पर तीनों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया है। अब इस पूरे वाकये का देखिए वीडियो सामने आया है, जिसके बाद सीधी एसपी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि अब टीआई के रवैये पर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर लिख दिया है कि यदि ऐसी सख्ती गुंडों के खिलाफ हो तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था रातों रात सुधर सकती है। घटना 2 दिन पहले की है। 31 तारीख को करीबन शाम 4 बजे यहीं पास में पुलिस कॉलोनी है, तो पुलिस कॉलोनी में कुछ लोग जो है तो बहुत जोर जोर से फुल साउंड में, बिल्कुल फुल वेव्स में जो है तो डीजे बजा रहे हैं। किसी का विदाई समारोह था, तो वो कार्यालय में चला था, डीजे पुलिस कॉलोनी में लोग बजा रहे थे। तो हमारे थाने का एक आरक्षक है, वो नाइट ड्यूटी में था और दिन में वो घर में था, तो उसके बच्चे वगैरह घर में थे, परिवार के साथ था। परीक्षाएं भी चल रही हैं, तो कुछ बच्चे तैयारी करते हैं, सब पूरी फैमिली पुलिस के वहाँ रहती है। तो ये लोग जोर जोर से डीजे बजा रहे थे और नाच रहे थे वहाँ पे। ऐसा लग रहा था कि कुछ शराब वराब पिए नशे में है,
नाच रहे थे, तो उसने मना किया कि यहाँ पे डीजे मत बजाइए, बच्चे हैं अंदर, बच्चे जो है तो आपके डीजे गाने सो रहे थे तो जग गए हैं, रोने लगे। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल ब्यूरो चीफ अनुराग मालवी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। अनुराग, देखिए 2 बजे का वक्त था और 2 बजे अगर कोई डीजे बजा लेता तो क्या गुनाह कर दिया, और वैसे भी अगर वो रिटायर हो रहे थे कर्मचारी और उनके परिवारजन खुशी मना रहे थे, तो क्या टीआई को इतना नागवार गुजरा कि उनकी खुशी को उन्होंने दुख में बदल दिया और सीधे जेल पहुंचा दिया? देखिए, ये जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, ये बता रहा है कि कभी कभी जो है कुछ पुलिसकर्मी और पुलिस अधिकारी किस तरह की मनमानी पर उतर आते हैं, और निश्चित रूप से इस घटनाक्रम को संवेदनशीलता से बहुत मायनों में देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक परिवार जो रिटायर हो रहा था, एक व्यक्ति जिसने इतने लंबे समय तक की सेवाएं दी सरकार को, देश को, प्रदेश को, और वो जब वापस लौट रहा था तो एक भावनात्मक क्षण था। और जिस तरह का ये पूरा व्यवहार पहले तो खुलेआम सामाजिक तौर पे किया गया और उसके बाद जिस तरह से जेल भेजा गया, ये सारी चीजें बता रही है कि कितनी हिम्मत बढ़ गई है। और कुछ जगह पर जब स्थितियां इस तरीके की होती है कि जहां पर कानून की आड़ या फिर वर्दी का रौब दोनों दिखाने की कोशिश में सारी हदें पार कर ली जाती हैं, और उसी तरह का ये पूरा मामला है। और अभी तक की जिस तरह की कार्रवाई की बात हुई है, उससे आगे इस मामले में एक बहुत बड़े स्तर की कार्रवाई की जरूरत है, ताकि ये संदेश एक लंबे समय तक याद रखा जाए और कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश में जाए। जी बिल्कुल अनुराग, और खास तौर से मध्य प्रदेश शासन का भी स्ट्रिक्ट नियम भी है कि रात 10 बजे के बाद आप डीजे ना बजाएं, क्योंकि बच्चों की परीक्षा है। लेकिन दोपहर 2 बजे इस तरह से हरकत करना, अब इनके खिलाफ क्या कुछ हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, या फिर जो पीड़ित परिजन हैं उनको क्या सलाखों से बाहर निकाल लिया गया, उन लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, बिल्कुल अभी इस मामले में बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि पीड़ित परिजन तो बाहर आ ही रहे हैं, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो कार्रवाई है उसमें 1 साल के अप्रेजल को रोका जाना ये उतना मायने नहीं रखता। मायने रखता है इस मामले में कम से कम सस्पेंड किया जाना चाहिए थाना प्रभारी को, और बाकी भी इस मामले में जो भी लोग इसके सहयोगी हैं उनको भी, क्योंकि ये बहुत हद तक जिस तरह का ये क्षण है, इसमें कोई व्यक्ति रिएक्शन में और भी बड़ा कदम उठा सकता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति है, एक पूरा परिवार है, और सीधे सीधे इतने बड़े कार्यक्रम में, इतनी भावनात्मक कार्यक्रम में इस तरह का घटनाक्रम देना, ये कोई शादी नहीं थी, ये कोई और सामान्य से आयोजन नहीं था, या कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। ये जो आयोजन था इसके एक अलग एंगल थे, अलग संवेदनशीलता इस मामले में होनी चाहिए, लेकिन संवेदनशीलता के इतर बिल्कुल उल्टे कदम उठाए गए, प्रताड़ित किया गया है पूरी तरह। तो बहुत बड़े कदम की जरूरत है। जो शुरुआती दौर पे जितनी बातें पुलिस अधिकारियों और सीनियर्स की तरफ कही गई हैं, ये संतोषजनक नहीं मानी जा सकती। बिल्कुल संतोषजनक नहीं है उनका जवाब, और कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बुजुर्ग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए भी नजर आए, वो वीडियो भी हम लोगों ने देखा, और इसके बाद बाल खींचते हुए डीजे वाले को भी वो पकड़ कर ले जा रहे हैं। आखिरकार क्या टीआई महोदय को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्या? देखिए, निश्चित रूप से कई बार ये जो घटनाक्रम है इसमें गुस्सा मायने नहीं रखता। आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी जिम्मेदारी क्या है, आप किस पद पे हैं, किस ओहदे पे हैं, और आपको कितना संवेदनशील होना जरूरी है। रौब दिखाना अपनी जगह पे है, और ये रौब दिखाने की कोशिश आप हर जगह नहीं कर सकते। और अगर इस तरह से करेंगे जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की इस तरह की हालत हो जाए, तो निश्चित रूप से सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस कर्मियों को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि किस तरह की संवेदनशीलता उनके भीतर होनी चाहिए। कानून व्यवस्था बनाना सिर्फ अधिकार दिखाना, ताकत दिखाना नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल अलग व्यवस्था की जरूरत थी, अलग चीजों की जरूरत थी। और अगर पुलिस की सीनियर लेवल पे इस मामले में एक बड़ी कार्रवाई नहीं की गई, तो इस तरह का दोहराव फिर हो सकता है, और बहुत बड़ी कार्रवाई की इसमें जरूरत है, क्योंकि ये तस्वीरें बता रही है, देख के कहीं ना कहीं दूसरों को भी तकलीफें हो रही है, जो भी देख रहे हैं इन तस्वीरों को। और निश्चित रूप से बहुत स्तर तक के कार्रवाई में कम से कम निलंबन की जरूरत है, जिसके द्वारा ये सब कुछ कृत्य किया गया है। जी तो बिल्कुल निलंबन की कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह से मानवीयता की हदें इन्होंने पार की है टीआई महोदय ने, जिनकी नींद में खलल पड़ रहा था। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके संदर्भ में हम जानकारी ले रहे थे अनुराग से। अनुराग, ये भी बताइए, क्योंकि अब कांग्रेस को बैठे बैठाए मुद्दा भी मिल गया है, कांग्रेस भी लगातार ये कह रही कि ऐसी जो अव्यवस्थाएं हैं, कानून व्यवस्था को ठीक करने की जरूरत है, जल्द से जल्द सुधार होना चाहिए। देखिए, तो अनुराग से संपर्क टूट गया है, बता दें। सावधान, टीआई महोदय सो रहे हैं, वर्दी की गर्मी दिखाने लगे अचानक साहब। जिस तरह से एक वीडियो वायरल हुआ है, ये सीधी जिले का एक वीडियो है जिसमें टीआई का एक वीडियो वायरल हुआ है। एक रिटायर्ड कर्मचारी की रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, उसी दौरान अचानक डीजे ऑपरेटर की पिटाई करते हुए नजर आए। दरअसल ये काफिला उनके घर के बाहर से गुजर रहा था, डीजे की आवाज सुनना उन्होंने, वो अंदर सो रहे थे, और फिर डीजे ऑपरेटर को बालों से पकड़कर घसीटते हैं, गाली गलौज करते हैं। इसके बाद उन्होंने डीजे ऑपरेटर और उनके साथी को थाने भिजवा दिया।
तरह से संवेदनहीन नहीं हो सकते जिस तरह का ये पूरा घटनाक्रम है, और इस तरह से आप लोगों को प्रताड़ित नहीं कर सकते। और उस बुजुर्ग को जो सेवाएं देने के बाद में विदाई ले रहा था और कहीं ना कहीं लौट रहा था रिटायरमेंट के बाद। जी, हाथ जोड़े खड़े रहे बुजुर्ग, जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। और चलिए बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां डीजी पर असमंजस लगातार बरकरार है। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 फरवरी को समाप्त हो गया। हालांकि प्रदेश के अगले डीजीपी कौन होंगे, फिलहाल इसे लेकर आदेश जारी नहीं हुआ। 3 सीनियर डीजी इस पद के दावेदार हैं। पैनल में अरुण देव का नाम है, पवन देव हैं, हिमांशु गुप्ता का नाम है। यूपीएससी को बकायदा भेज दिया गया और जब तक वहां से निर्णय नहीं होता है तब तक राज्य सरकार तीनों डीजी में से किसी एक को प्रभारी डीजीपी बना सकती है। अब ये देखिए, माना जा रहा है कि अरुण देव गौतम को जो प्रभार है वो सौंपा जा सकता है। पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को पहले 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, यानी कि एक्सटेंशन उन्हें मिल चुका है, लेकिन तीसरी बार सेवा विस्तार को लेकर कोई प्रस्ताव या आदेश फिलहाल तो जारी नहीं हुआ। डीजीपी के पद के लिए प्रदेश के 3 सीनियर आईपीएस अफसरों के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में हैं। इनमें सबसे प्रमुख है आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम, जिन्हें कार्यवाहक डीजीपी का प्रभार मिल सकता है। राज्य सरकार ने नए डीजीपी की नियुक्ति के लिए 3 वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजे। यूपीएससी को पवन देव, अरुण देव गौतम, हिमांशु गुप्ता के नामों का बकायदा पैनल बना दिया गया, लेकिन सबसे प्रबल अगर कोई दावेदार है तो वो है अरुण देव गौतम। हालांकि फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इसकी नहीं हुई है। तो छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी अशोक जुनेजा का कार्यकाल 3 तारीख को खत्म हो चुका है। उन्हें पहले 2 बार सेवा विस्तार मिल चुका है, लेकिन इस बार उन्हें एक्सटेंशन नहीं मिला है। अरुण देव गौतम का नाम सबसे प्रमुख है, वो आपको बताते हैं क्यों, क्योंकि 1992 बैच के वो आईपीएस रहे। एमए एमफिल उन्होंने किया है। एसपी के रूप में कोरिया, रायगढ़, जशपुर, राजनांदगांव, सरगुजा, बिलासपुर में वो पदस्थ भी रहे हैं। इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। मनोज नायक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, देखिए, यूपीएससी को बाकायदा राज्य सरकार ने पैनल बनाकर नाम भी भेजे हैं और इन प्रमुख नामों को अगर हम देखें तो वो पवन देव का नाम है, हिमांशु गुप्ता है और अरुण देव गौतम है, लेकिन सबसे प्रबल अगर कोई माना जा रहा है तो क्या कार्यवाहक के तौर पर अरुण देव का नाम आ सकता है? जी, निश्चित रूप से देखिए, राज्य सरकार ने पहले ही 3 नामों का पैनल जो है यूपीएससी को भेजा था, लेकिन यूपीएससी ने अभी भी उस पैनल को जो है अप्रूव नहीं किया है, जिसके कारण जो है राज्य सरकार ने अभी तक के यहाँ पर जो नए डीजीपी होने हैं अशोक जुनेजा के बाद उनके नामों का ऐलान नहीं कर पाए और आज अशोक जुनेजा रिटायर हो जाएंगे। पहले ही उन्हें 2 बार सेवा वृद्धि मिल चुकी है, तो ऐसे में जो है नए डीजीपी को लेकर संशय बना हुआ है। वहीं बात कर लेते हैं 1992 बैच के आईपीएस पवन देव और अरुण देव, इसके अलावा जो है 1994 बैच के आईपीएस हिमांशु गुप्ता, इन तीनों का नाम जो है पैनल में यूपीएससी को भेजा गया था और इसमें जो प्रबल दावेदारी बताई जा रही है 1992 बैच के आईपीएस अरुण देव गौतम के नाम की बताई जा रही है। हो सकता है कि आज देर शाम तक के जो है राज्य सरकार अरुण देव गौतम के नाम का जो है प्रभारी डीजीपी के नाम से आदेश भी निकाल सकती है। तो बिल्कुल अरुण देव गौतम ही क्यों, वो भी हम अपने दर्शकों को बताते हैं, क्योंकि उन्हें जिस तरह से राष्ट्रपति पुलिस पदक का सम्मान मिल चुका है, बस्तर क्षेत्र में आईजी के तौर पर उन्होंने काम भी किया और कई ऐसी प्रशासनिक सेवाओं में बेहतरी उन्होंने दिखाई है, जिसकी वजह से सबसे प्रमुख है। तो क्या उम्मीद की जाए कब तक आ सकता है, कोई जानकारी मिल पाई, कोई इनपुट मिल पाया? जी देखिए, जैसे जैसे शाम नजदीक होगी 5 बजे के आसपास जो है पुलिस मुख्यालय में सबसे पहले जो है डीजीपी अशोक जुनेजा की विदाई होगी और विदाई समारोह किया जाएगा, जो औपचारिक समारोह होता है। उसके बाद संभावना यही जताई जा रही है कि शाम तक के जो है राज्य सरकार की गृह विभाग की ओर से जो है अरुण देव गौतम के नाम का जो है आदेश आ सकता है और उन्हें प्रभारी डीजीपी की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। आपको बताना चाहूंगा कि अरुण देव गौतम को काफी सॉफ्ट अधिकारी के साथ साथ जो है अनुशासन प्रिय अधिकारी भी माना जाता है पुलिस विभाग में और राज्य सरकार की भी मंशा है कि पुलिस विभाग में पारदर्शिता के साथ पूरी काम हो। तो ऐसे में प्रबल दावेदार के रूप में जो है अरुण देव गौतम का नाम अभी सबसे आगे चल रहा है। जी, तो अरुण देव गौतम का नाम सबसे प्रबल दावेदार है, हालांकि देखना होगा किसका नाम आता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। प्रक्रियाएं भी आपको बताते हैं किस तरह की होती हैं। प्रस्ताव मिला है, सरकार ने यूपीएससी को बकायदा पैनल बनाकर भेज दिया है। अब यूपीएससी का पैनल जो प्रस्ताव मिले हैं इन पर बकायदा विचार करेगा और जितने दावेदार हैं, जैसे कि 3 दावेदार हैं, उनमें से ट्रैक रिकॉर्ड सबका चेक होगा। अब इस ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर तीनों का नाम के आधार पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा, एक नाम पर सहमति बनेगी और सबसे अगर प्रबल अगर कोई है समय तो अरुण देव गौतम ही है। हालांकि देखना होगा, फिलहाल आधिकारिक पुष्टि इस बात की नहीं हुई है।
तो डीजी हैं पवन देव, विशेष महानिदेशक पुलिस आवास निगम के अरुण देव गौतम डीजी हैं, महानिदेशक हैं, होमगार्ड के रूप में फिलहाल पदस्थ हैं। डीजी हिमांशु गुप्ता हैं, प्रदेश के जेल प्रशासन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और सबसे अहम खबर आपको बताते हैं भोपाल से, जहां सौरभ शर्मा केस, सौरभ, चेतन और शरद की कोर्ट में पेशी। कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है। 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। अहम खबर आपको बता दें, अभी तक लगातार कयास यही लग रहे थे कि क्या रिमांड बढ़ाई जाएगी, लेकिन सौरभ शर्मा से केस से जुड़ा ये पूरा मामला है जब कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा है और 17 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में उन्हें भेज दिया गया। इसके पहले सहयोगी चेतन को गिरफ्तार किया गया था लोकायुक्त पुलिस ने। इसके बाद 6 दिन की रिमांड उन पर ली गई थी, फिर शरद को 5 दिन की रिमांड दी गई थी और इसके बाद तीनों ही अब फिलहाल तो लोकायुक्त की निगरानी में है और अब न्यायिक हिरासत में धन कुबेर पहुंच चुका है। प्रदीप तलरेजा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गया। प्रदीप, क्या अपडेट? देखिए, निश्चित तौर पर जो राजधानी भोपाल में हमने जिस प्रकार से देखा था कि पिछले कुछ दिनों में जो लोकायुक्त पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की थी, उसके बाद सौरभ शर्मा, वो आरक्षक जो कि आरटीओ का पूर्व आरक्षक था और उसके यहाँ से इतनी बड़ी संपत्ति, अटूट संपत्ति जो मिली थी, उसके बाद देखिए कहीं ना कहीं ये कयास जरूर लगाया जा रहा था कि आखिर सौरभ शर्मा का 40 दिन बाद जब सौरभ शर्मा हत्या चढ़ता है लोकायुक्त के, तब सौरभ के साथ साथ 2 अन्य लोग शरद और चेतन, जो इसके काफी सहयोगी माने जा रहे थे, वो अब लगातार रडार पे थे। और देखिए, पूछताछ लगातार लोकायुक्त की पुलिस ने की थी। पिछले आपने देखा था कि पिछले बार जब उनको गिरफ्तार किया गया था तो आज दिनांक 4 फरवरी तक उनको रिमांड पे लिया था लोकायुक्त ने और उसके बाद एक देखिए कई खुलासे हुए थे कि सौरभ कहाँ था, किनके साथ मिल रहा था, कहाँ कहाँ उनकी मूवमेंट थी, सभी तमाम बातों को सहित कितनी संपत्ति और कहाँ कहाँ उसके जो तमाम जो दस्तावेज हैं उस पर कहीं ना कहीं देखिए पूरी जांच हुई है। और जांच के बाद आज जब उनको कोर्ट लाया गया तो ये जरूर माना जाता है कि लोकायुक्त पुलिस अब और भी आगे जो रिमांड की डिमांड है वो कोर्ट से कर सकती है। लेकिन जब यहाँ पर कोर्ट में वो पहुंचते हैं, कोर्ट में जो तमाम दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं, लेकिन न लोकायुक्त ने किसी प्रकार की डिमांड की कि हमें आगे और रिमांड चाहिए और न ही किसी प्रकार की कोई इसमें जो कहा जा सकता है कोई वाद विवाद की स्थिति हुई, न कोई ऐसी कोई परिस्थितियां जो है अंदर कोर्ट में देखी गई। लेकिन देखिए जिस प्रकार से ये पूरी तस्वीर रही है, अब उनको 14 फरवरी तक न्यायिक अभिरक्षा में जो है जेल भेज दिया गया है। लेकिन एक चीज इसमें स्पष्ट होती है कि यहाँ से बाद अब चाहे ईडी है या आयकर विभाग है, आने वाले समय में जो है कभी भी जो है सौरभ को लेकर के रिमांड की डिमांड कर सकती है कोर्ट के अंदर। ये अभी जो पक्ष है वो कहीं ना कहीं खुला हुआ है। लेकिन देखिए कई चीजें जो हैं वो अभी भी सवालिया निशान है लोकायुक्त पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर अगर बात की जाए। देखिए, एक व्यक्ति जो 52 किलो सोना और करीब 10 करोड़ रुपए की कैश की गाड़ी लेकर जाता है, वो ड्राइवर अब तक कहाँ है, लोकायुक्त पुलिस उसका कोई पता नहीं कर पाई। सौरभ शर्मा ने अटूट संपत्ति कैसे अर्जित की, उसको लेकर अभी तक लोकायुक्त ने इस पर कोई भी अपना पक्ष नहीं रखा है। तमाम प्रकार के प्रयास जरूर लोकायुक्त ने इस बात को किए हैं कि इतनी संपत्ति का खुलासा हमने कर दिया है, हमारे पास ये तमाम दस्तावेज मिले हैं। लेकिन सिर्फ जो हमने देखा था कि जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के सिर्फ उन्होंने ये जरूर बताया था करीब 8 करोड़ रुपए के आसपास की, चाहे चेतन हो और चाहे शरद हो, माफ कीजिएगा चेतन और सौरभ के घर से जो है देखना होगा। 7 दिन की रिमांड हुई थी, पूछताछ की जा रही थी, बेनामी संपत्तियों का तो खुलासा हो रहा है, लेकिन जो सोने का जिक्र किया गया था वो फिलहाल पूछताछ में अभी कुछ भी हाथ नहीं लगा। देखना होगा क्या कुछ होता है। प्रदीप, नजर बनाए रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। 17 फरवरी तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।